भारतीय ज्वेलरी बाजार में ना एक बहुत ही दिलचस्प जंग छिड़ी हुई है। और इस जंग का एक प्रमुख खिलाड़ी है ब्लू स्टोन, एक ऐसा नाम जो पूरे खेल के नियमों को ही बदल रहा है। 41%, जी हाँ, 41% ये ब्लू स्टोन की सेल्स ग्रोथ है, वो भी सिर्फ एक तिमाही की। अब आप सोचिए, ये रफ्तार इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। तो ज्वेलरी की दुनिया में जहां ग्राहक सीधे ब्रांड से खरीदते हैं, एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा है। नाम है ब्लू स्टोन। और ये कल्याण और गाडगिल जैसे पुराने जमे जमाए नामों को सीधी टक्कर दे रहा है। देखिए, सालों से इस बाजार पर ना कुछ ही बड़े ब्रांड्स का राज था, लेकिन ब्लू स्टोन के आने से अब हर किसी को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ब्लू स्टोन ऐसा क्या अलग कर रहा है? इसकी सफलता के पीछे 4 बड़े आइडियाज हैं, और यही आइडियाज इसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। पहला अंतर देखिए, जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स हैं वो भारी भरकम शादी के गहनों पर फोकस करते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो लोग जिंदगी में 1 या 2 बार खरीदते हैं। लेकिन ब्लू स्टोन का फोकस है रोज पहनने वाली हल्की ज्वेलरी पर। इसका नतीजा, ग्राहक साल में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार खरीदारी करते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े अंतर पर। ब्लू स्टोन की कमाई का 68% हिस्सा, सोचिए 68%, हीरे जड़े गहनों से आता है, और इसमें मार्जिन यानी मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर पुराने ज्वेलर्स सादे सोने पर निर्भर हैं, जहां मार्जिन काफी कम होता है। तीसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, सोचिए, ये कंपनी 2011 में सिर्फ ऑनलाइन शुरू हुई थी, 100% ऑनलाइन, और आज भी इनके फिजिकल स्टोर्स में आने वाले 10 में से 7-8 ग्राहक इनकी वेबसाइट या ऐप से ही आते हैं। ये है इनका डिजिटल पावर। और चौथा पॉइंट, अपने 75% प्रोडक्ट्स ये खुद बनाते हैं। इसका फायदा, जो नए ट्रेंडिंग डिजाइन्स हैं उन्हें बाजार में लाने में इन्हें महीने नहीं बल्कि कुछ ही दिन लगते हैं, बिल्कुल कपड़ों के फास्ट फैशन ब्रांड्स की तरह। मतलब जो आज ट्रेंड में है वो कल इनके स्टोर में है। तो जब इन चारों रणनीतियों को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ब्लू स्टोन सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेच रहा, वो ज्वेलरी खरीदने के पूरे एक्सपीरियंस को, पूरे तरीके को ही बदल रहा है। और इसी वजह से जो पारंपरिक खिलाड़ी हैं वो अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। अच्छा, ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। ग्रोथ के मामले में ब्लू स्टोन रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। उनकी 41% की ग्रोथ, जैसा हमने पहले देखा, कल्याण और गाडगिल जैसे दिग्गजों से कहीं ज्यादा है। तो ये तो साफ है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ सिर्फ ऑनलाइन आ रही है। देश भर में उनके 292 स्टोर्स खुल चुके हैं, 292, और ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये देखिए, भले ही वो हल्की रोज पहनने वाली ज्वेलरी बेचते हैं, लेकिन हर ग्राहक औसतन 55,000 रुपए खर्च कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? इसका सीधा सा जवाब है उनका हीरे जड़ित प्रोडक्ट्स पर फोकस, जहां कीमत अपने आप ज्यादा हो जाती है। तो इन सब आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि ब्लू स्टोन एक हाई परफॉर्मेंस ग्रोथ इंजन है जो ये दौड़ जीत रहा है। तेज ग्रोथ, नए स्टोर्स, बढ़ती बिक्री, सब कुछ शानदार लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक बड़ा लेकिन है। इस चमकती कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू जुड़ा है 1 अरबों रुपए के सवाल से। इतनी जबरदस्त, इतनी प्रभावशाली ग्रोथ के बावजूद बस एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो अब भी बना हुआ है कि ये कंपनी अभी भी मुनाफे में नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। 15 साल के बिजनेस और इस जबरदस्त ग्रोथ के बाद भी कंपनी आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जब कोई कंपनी मुनाफा नहीं कमाती तो उसे अपना काम चलाने के लिए बार बार बाहर से पैसा उठाना पड़ता है, मतलब वीसी से या आईपीओ के जरिए। और हर बार जब वो ऐसा करते हैं तो जो मौजूदा निवेशक हैं उनकी हिस्सेदारी का मूल्य कम हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र बन जाता है। ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है। एक शेयरधारक पैसा तभी बनाएगा जब ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा, और ईपीएस के लिए आपको चाहिए पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब अगर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट ही नहीं है तो शेयरधारकों के लिए कोई कमाई नहीं होगी। सिंपल। तो सवाल यह है कि ब्लू स्टोन के लिए आगे क्या है? इस कहानी के अब 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू नजर आते हैं। तो ये है ब्लू स्टोन की दुविधा। एक तरफ है बुल केस, 41% की सेल्स ग्रोथ, तेजी से खुलते स्टोर्स, हाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू और एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। लेकिन दूसरी तरफ है बेयर केस,
कंपनी शुरू से ही घाटे में है, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है, फंडिंग पर निर्भर है और हर फंडिंग से आरओई घट रहा है। ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन उसमें ईंधन लगातार बाहर से डालना पड़ रहा है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या कोई कंपनी सिर्फ रफ्तार के दम पर दौड़ जीत सकती है, अगर वो कभी भी मुनाफे की फिनिश लाइन तक पहुंच ही ना पाए?